उसमें भी 48 है, मेरे पास भी कम मार्क्स हैं जी मुस्तफा। एग्जैक्टली आयशा, जस्ट 3 ट्रांसक्रिप्ट। मुझे प्लीज पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स और आईआर के मार्क्स जरूर बताइएगा प्लीज, अगर आपको पता चला। आईआर 59 एंड 79, इट्स अ गुड मार्क्स आयशा, दे आर वेरी गुड मार्क्स। 59 एंड 79, 70, इसका मतलब है आईआर में दोबारा स्कोर आया है कुछ बच्चों का। दैट्स वंडरफुल। आईआर 4263, ओ पहली ट्रांसक्रिप्शन के खुश हुए, और तीसरी में आईआर 41 हो। Political science में 120, they are less than they should be जी। Political science में you should have at least more than 130। 120 से ऊपर होंगे तो सेटिस्फैक्ट्री हैं, 130 से ऊपर गुड है। Anyhow, ज़ुल्फ़िकार दिस ईयर वापस आ जाऊं साथ, वापस आते जी टॉपिक पे। यस अमीर हमजा, 140 क्या 155 160 पे विच यूर बाइडेन क्या हुआ? ओके हाँ, चलते हैं जी आगे। बाइडेन जीत जाए कोई मसला नहीं, हमारी हर ख्वाहिश थोड़ी दुनिया में पूरी होती है, कोई बात नहीं। अच्छा इस पे कुछ सवाल पूछे जी, इसका मैं एक पॉइंट अभी कर लेता हूँ, फिर इसका एक पॉइंट कहते हैं इसकी मॉडर्न दोस्त से रेलेवेंस, फिर हम आगे चलते हैं। ये समझ आ गई वैसे इब्न खल्दून की? डिड यू अंडरस्टैंड इट? ओके ग्रेट, लेट्स मूव जी। चलते हैं। रेलेवेंस, इब्न खल्दून जी मेरा एग्जैक्टली उस्मान, नो नो इट वॉन्ट। को आप आखिरी लफ्ज में ना थोड़ा, क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होगी विद इन 1 असबिया जो कोर में है। कोर के अंदर असबियाज नहीं, कोर असबिया। कोर असबिया जो है एक असबिया है, उसके अंदर क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। इंट्रा असबिया कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं आप जी। इकरा मैंने बताया अभी 40 ईयर्स का रैशनल है जनरेशन एज। 40 ईयर्स की जो रीजन है वो है जनरेशन एज, कि 40 साल की एक एज जनरेशन होती है, और एक जनरेशन जो है वो स्ट्रगल करती है, दूसरी पीक पे लेके जाती है, और तीसरी जो है वो आसमान से गिरा देती है नीचे। रेलेवेंस, इब्न खल्दून थ्योरी की रेफरेंस रेलेवेंस क्या है? 2-3 पॉइंट है, मैं करूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी हमने जिक्र किया, इब्न खल्दून हैज मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशियोलॉजी। He is considered to have a major influence on sociology because he was the first one, he was the first major thinker, इमरानियात कह लें उर्दू में चलें, he was the first thinker who has given a theory about the social relationships, how and what factors connect people to each other, how people develop bond and associations with each other. This was something that he explained in his theory of Asbiya, and that is what makes him one of the pioneers of, one of the founders of the sociology. ये उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज वो सोशल ग्रुपिंग्स को और उनके दरमियान सोशल ग्रुपिंग का बनना, सोशल ग्रुपिंग का टूटना, उसकी डिबेट करता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल हिम वन ऑफ द मेजर पायनियर्स ऑफ द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। अच्छा, एक और मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी में। 2 मेन पॉइंट्स है पॉलिटिकल इकोनॉमी के वजह से।
नॉट जस्ट इन मुस्लिम थिंकर्स आयशा, बल्कि ग्लोबली जनरली बात करेंगे तमाम के अंदर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसमें। सोशियोलॉजी का मतलब यह है, इब्न खल्दून ने कहा था कि सोसाइटी में, माशरे में लोगों के दरमियान में ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, ग्रुप माइंड बनता है, सॉलिडरिटी डेवलप होती है। अब ये लोगों के दरमियान में सॉलिडरिटी का जो सब्जेक्ट मैटर है, ये सोशियोलॉजी में आता है। बिकॉज इन सोशियोलॉजी वी स्टडी हाउ पीपल मेक एसोसिएशंस, हाउ मेक पीपल मेक ग्रुपिंग्स। तो इसने बताया, ही वॉज द फर्स्ट मेजर थिंकर जिसने बताया कि सोसाइटी में ग्रुपिंग किस बुनियाद पर बनती है। और उसने जो वजह बताई वो थी कॉमन ट्राइब, कॉमन रेस की। मॉडर्न दौर में इसी को हम कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। मॉडर्न एथनिक मूवमेंट्स जितनी हैं, मॉडर्न एथनिक जितनी इश्यूज हैं, वो सारे के सारे दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, इनके बारे में सबसे पहले आइडिया कि जैसे बलोच लोग कहीं भी हैं तो एक रेस के लोग हैं, एक काइंड ऑफ एथनिसिटी के लोग हैं, दे वुड यूनाइट टुगेदर फॉर देयर ओन कॉमन इंटरेस्ट। तो ये आइडिया दैट पीपल हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब एंड एथनिसिटी गेट यूनाइटेड फॉर देयर ओन राइट्स और व्हाटएवर, दैट आइडिया वाज फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन बाय इब्न खल्दून। जी, दैट्स ट्रू अमना, ट्रू। Political economy. Ibn Khaldun is one of the major pioneers of the subject of political economy, in the sense that it was Ibn Khaldun who explained the relationship between politics and economics in two different ways. दो तरह से उसने relationship बताया politics का और economy का. One, he was the one who said political stability leads to economic growth. देखिए सेकेंड फेज में क्या होता है, when there is political stability, when there was glory, then that leads to economic growth, the economic development and all that. Political instability creates economic fall, and political stability creates economic rise. This is what he calls, what is his contribution towards political economy. Secondly, fall of state is caused by economic factors. The economic disparity creates social rifts, and economic disparity leads to the downfall of states. Economic disparity होगी, rich और poor में gap ज़्यादा होगा तो state collapse कर जाएगी. That idea that economic disparities are directly linked with the fall of the state, that is the one which was produced by Ibn Khaldun. तो ये दो मेन theories हैं political economy के वाले से जो बात करता है. Very shortly, the fall of state is possible after economic disparity is created in the third phase. Third phase में जब economic disparity create होती है, the ruling class gets richer and the ordinary people of the sphere get weaker and poorer. So this gap weakens the bond and brings down the entire state. State का fall हो जाता है, वो weak हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है, वो crash कर जाती है because of economic disparity. And he was the one who proposed this idea. Third, अगर अब आप सर मुझे प्लीज हेल्प कीजिएगा, इब्न खल्दून की हमने जब थ्योरी से पहले, इसका टाइम फ्रेम जब देखिएगा, इससे पहले हमने प्लेटो, अरिस्टोटल, मुस्लिम थिंकर देखे एक दो. अगर आप गौर करें तो तमाम ग्रीक्स का और मुस्लिम थिंकर्स का एक ही फोकस था, और वो फोकस था स्टेट के ऊपर. हाउ स्टेट कंट्रोल्स द सिटीजन्स, ऐसा ही था. हाउ द रूलर शुड गवर्न, हाउ the ruler should kind of control and all that. इस सिस्टम को हम कहते हैं where rulers are the state controls the people and state influences the people. इस सिस्टम को हम कहते हैं the top bottom approach. Top bottom approach का मतलब यह है कि स्टेट टॉप पे होती है
और वो नीचे बॉटम पे लोगों को डिक्टेट करती है। पीपल डोंट ब्रिंग चेंज इन स्टेट, स्टेट ब्रिंग्स चेंजेस इन द पीपल। ये एक जनरल आइडिया था इससे पहले। बट मेरा आपसे सवाल यह है, इब्ने खल्दून के नजदीक स्टेट का राइज या फॉल, स्टेट की वजह से सोसाइटी में डिवीजन आती हैं या सोसाइटी में यूनिटी आती है, या यूनिटी की वजह से स्टेट पे असर पड़ता है? फ्रॉम पीपल टू स्टेट, एग्जैक्टली। सो ही सेज, उसका ये ख्याल है, उसका ये इब्ने खल्दून का ख्याल है कि जो सोसाइटी है, बॉटम में सोसाइटी है, जो लोग हैं, उन लोगों की सोशल ग्रुपिंग्स का बनना, असबिया का बनना या असबिया का टूटना, दैट इंपैक्ट्स द स्टेट। द मेकिंग ऑफ असबिया एंड द ब्रेकिंग ऑफ असबिया मेक्स और ब्रेक्स द स्टेट। सो इट्स द सोसाइटी दैट इन्फ्लुएंसेस द स्टेट एंड नॉट द अदर। इस अप्रोच को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम मीन्स पीपल एंड अप मीन्स स्टेट। जिनको समझ नहीं आई, बड़ा आसान सा एक पॉइंट है। इमरान खान साहब कहा करते थे एक ज़माने में, ज़माना कबल अज़ मसीह में, कि अगर हुक्मरान ठीक हो जाएं, अगर हुक्मरान ठीक हो जाएं तो अवाम ठीक हो जाती है। हुक्मरान चोर ना हो तो नीचे चोरी नहीं होती। ये कहा करते थे वो। ही यूज्ड टू से दैट। बड़े पब्लिकली कहते रहे, अभी भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये अच्छा 2-3 साल पहले की बात मान लेना। अच्छा, अब जब वो कहते, इसको हम कहते हैं टॉप बॉटम। स्टेट ठीक हो, अवाम ठीक हो जाएगी। लेकिन इब्न खल्दून कहता है कि नहीं, इट्स द बॉटम, इट्स द पीपल हु ब्रिंग चेंज इन द स्टेट एंड नॉट द अदर वे अराउंड। जी ज्यादा एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ट्रू। तो द पॉइंट इज ये, अच्छा इसको हम आईडी कहते हैं। अब ये सुनिएगा प्लीज, एक टर्म यूज कर रहा हूं आपने। अगर आप मुझे प्लीज बताइएगा पॉइंट। हम ना पॉलिटिक्स को 2 लेवल पे कहते हैं। देयर आर 2 लेवल्स ऑफ पॉलिटिक्स। एक है मैक्रो लेवल पॉलिटिक्स, स्टेट लेवल की, एक है माइक्रो लेवल पॉलिटिक्स, सोशल लेवल पे। एक है पॉलिटिक्स सोशल लेवल पे, एक है मैक्रो लेवल पे। तो इब्ने खल्दून का फोकस किस पे है, मैक्रो पॉलिटिक्स पे या माइक्रो पॉलिटिक्स पे? एग्जैक्टली, माइक्रो पॉलिटिक्स। हिज फोकस इज मोर ऑन एट द लोकल लेवल। एग्जैक्टली, वो देखता है सोशल चेंजेस कैसे आती हैं, पावर स्ट्रगल। अच्छा, आपको पता है पॉलिटिक्स का मतलब, जब हम कहते हैं पॉलिटिक्स का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर पावर, उसके नजदीक स्टेट लेवल पे पावर स्ट्रगल के बजाय वो इन्फ्लुएंस होती है ग्रास रूट लेवल पे। लोगों के दरमियान में पावर स्ट्रगल होती है, असबिया के अंदर पावर स्ट्रगल होती है, एक असबिया की दूसरी असबिया से पावर स्ट्रगल होती है, और उसका इंपैक्ट आता है स्टेट के ऊपर। So he was the one who focused on the micro politics and its impact on macro politics. असबिया के अंदर की पॉलिटिक्स, हाउ इट इफेक्ट्स द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, पॉजिटिवली और नेगेटिव। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो स्टेट स्ट्रांग हो जाएगी, बॉन्ड वीक होगा तो स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन है जी उसके, जो हमने यहां पे बात की है। हिस्ट्री के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन है, डायलेक्टिक्स के अंदर भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे और भी बनते हैं, बट दीज आर जस्ट फ्यू वंस। कोई सवाल रह गया तो पूछें, फिर हम चलते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की तरफ। चैट बड़ी कीजिएगा, तो चैट बड़ी कीजिएगा। हमजा, आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। थिंकर पे वो क्रिटिसिज्म पूछे और रेलेवेंस पूछे तो लिखनी है, वरना नहीं लिखनी। मैगडेलिक, डज इट अप्लाई टू स्टेट लाइक पाकिस्तान? लिखेंगे नहीं पेपर में, बट आई डोंट थिंक इट अप्लाइज टू पाकिस्तान। पाकिस्तान पे कोई थ्योरी अप्लाई नहीं होती। टी से मतलब है, टी से क्या मतलब है? टॉप, और बी से मतलब बॉटम। सवाल कैसे बनता है? लिखकर बनता है। सवाल कैसे बनता है मतलब, आई मीन आंसर कैसे लिखना है या क्या? इमाम गजाली करना है, आसान करना है हमने। जी अमीर हमजा, अभी क्वेश्चन कैसे आएगा?
क्वेश्चन मैं शुरू में बता दिया होता है आपको क्वेश्चन कैसे आता है मेरे ख्याल में। अच्छा, समहाउ मैं मेरे लिए मुश्किल होगा। रमशा, इसको जरा पब्लिक कर दें प्लीज, ताकि बाकी बच्चे भी देख लें। अच्छा, मैंने कहा था कि इसका क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ भी होगी, उसका थ्योरी ऑफ असबिया से लिंक करना है आपने। जो भी थ्योरी होगी उसको हमने लिंक करना है असबिया से। क्वेश्चन में पूछता है कभी राइज एंड फॉल ऑफ स्टेट, राइज एंड फॉल ऑफ स्टेट का मतलब वही है, राइज एंड फॉल ऑफ असबिया। लोकल गवर्नमेंट सेंस में नहीं है, इसका मतलब है कि लोकल लेवल की पॉलिटिक्स। थैंक यू रमशा फॉर शेयरिंग ओवर हियर। लेकिन हम पाकिस्तान में अप्लाई नहीं करेंगे उसको। वेस्टर्न में मॉन्टेस्क हमने करना है, वो आखिर में जाकर करेंगे। जी हसान, घुमा फिरा के लिखना है, एग्जैक्टली क्वेश्चन के एंगल में रिपीट करना है। नहीं नहीं असद, मैं बिल्कुल सिक्सेस एंड फोर्सेस पे नहीं हूं, सिक्सेस और फोर्स पे नहीं हूं। सॉरी अगर आपको लगा है इससे किसी को, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबॉडी। जस्ट ऑनलाइन क्लास से ना बंदा थोड़ा बोर हो जाता है, तो इंटरेक्टिव रखना पड़ता है। हमारा अगर क्वेश्चन में सिर्फ एग्जामिनर क्रिटिसिज्म का पूछे, पहले थ्योरी लिखें फिर क्रिटिसिज्म लिखें पॉइंट। जी जी हमने अगेन वही बात, प्रोग्रेस मतलब ग्रोथ और डिक्लाइन में क्या रोल होता है। मरियम, मटेरियल फॉर दिस जो बुक्स मैंने रिकमेंड, अच्छा वैसे आपको आप में से कोई मुझे मेल करे तो मैं आपको ना सेंड कर दूंगा वो, एक बंदा कोई सेंड कर दे मेल, और मैं उसको सेंड कर दूंगा वो क्या नाम है इसका, ये असबिया की रीडिंग भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। मैंने कहा था मैं खुद शेयर करूंगा, तो आई कैन शेयर इट। बल्कि मैं देखता हूँ अगर मेरे सामने, तो आपको बता देता हूँ, आप गूगल से खुद ही पढ़ सकते हैं। यस इमशा, आई हैव टू, बिकॉज आई थिंक अदरवाइज बोरिंग हो जाता है, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा लिखिए अपने पास, ये टाइटल लिखिए अपने पास ताकि किसी को मसला ना हो। हाँ जी, फ्लो चार्ट लाजमी डालना है, लाजमी डालना है। जी बुक में है। आप इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जी टाइटल लिखें। अब आप लोगों ने कमेंट नहीं करना, मैं बोलूँ, आप खुद ढूंढ लीजिएगा, हमारा नहीं करना वो वाला। ओके, अब आपने नहीं बोलना, जी भी नहीं लिखना, एच भी नहीं लिखना। इब्न खल्दून थ्योरी ऑफ असबिया, इब्न खल्दून थ्योरी ऑफ असबिया एंड इट्स एप्लीकेशन इन मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटी। कोई एक बंदा यहां पे टाइप कर दे बेशक प्लीज, इब्न खल्दून थ्योरी ऑफ असबिया एंड इट्स एप्लीकेशन इन मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटी। कोई 4-5 राइटर हैं जी इसके, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ये मिडिल ईस्ट जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ने किया है। थैंक यू जायदा। मिडिल ईस्ट जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, अभी आप 1 मिनट में ढूंढ के इधर शेयर भी कर लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अल्लामा इकबाल साहब। जिनके पास चौधरी असलम साहब की बुक है, मेरे ख्याल में उसमें लिखा हुआ है अलग से, लिखा हुआ मजर लक की बुक में भी है, बट अच्छा नहीं है मजर लक की बुक में। आई वुड एडवाइस कि आप ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। कोई लिंक यहाँ शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने ढूंढ लिया तो। वो भी ये जरूर पढ़ें, ये आर्टिकल सबसे अच्छा है, ये किसी और जगह पे अच्छा नहीं लिखा हुआ। ये आर्टिकल जरूर पढ़ें प्लीज सारे, जिनके पास मेरी बुक है तो भी। थैंक यू हसन।
किन की बर्थडे आ रही है? आर्टिकल रिदा ये अभी आगे जो मैंने बोला था अभी इस पर। हाँ, इलामा इकबाल की बर्थडे आ रही, ठीक ठीक। ओके जी, शुरू करें इलामा इकबाल पे? शुड वी स्टार्ट? ओके। उसकी बायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी करने की जरूरत है? डू वी नीड हिज बायोग्राफी या पढ़ लेंगे? चले 2-4 पॉइंट में पूछ लेता हूं, थोड़ी थोड़ी बता देता हूं जी, ठीक है। वेरी शॉर्टली, जल्दी से, कहां पैदा हुए थे? वेयर वर ही बॉर्न? सियालकोट। कब पैदा हुए थे? मुझे भी नहीं पता, बट आई गेस 1876 में, 1877 था। थैंक यू अवैस शेयर करने का। फिर इलामा इकबाल और उनकी मिक्स हो जाती है थोड़ा डेट ऑफ बर्थ। एनीवे 1877 में पैदा हुए सियालकोट में, बेसिक एजुकेशन सियालकोट से ली। देन ही केम टू लाहौर, यहाँ पे जीसी से उन्होंने बीए किया, जीसी से उन्होंने मास्टर्स किया। उस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं थी, गवर्नमेंट कॉलेज ही था। यहाँ बीए और एमए किया यहाँ से फिलोसफी के अंदर, ही स्टडीड फिलोसफी। फिर बाहर के मुल्क चले गए, यूरोप चले गए, जहां जर्मनी से पीएचडी की और ब्रिटेन से बार एट लॉ किया। जर्मनी से की पीएचडी इन फिलोसफी, पीएचडी फ्रॉम, नहीं बर्लिन से नहीं की, जर्मनी से नहीं, सॉरी बर्लिन से नहीं की थी, उन्हें की थी म्यूनिख से, पीएचडी फ्रॉम म्यूनिख। उमर, दैट्स ग्रेट अमीर हमजा, दैट्स वंडरफुल। आमना, मैंने पहले ही कहा था बायोग्राफी है, अब मैं कैसे चेंज कर लूँ? मैं अब उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख को ऑक्सफोर्ड नहीं बना सकता, वो वही म्यूनिख ही रहेगी। चले यूके के बजाय हम इंग्लैंड कह देते हैं, ये कर सकते हैं। खैर जल्दी से करते हैं जी। पीएचडी की उन्होंने, फिर बार एट लॉ किया और फिर वापस आ गए इंडिया में। व्हेन ही केम बैक टू इंडिया ही स्टार्टेड डूइंग 3 थिंग्स। 3 काम किए इंडिया में वापस आके उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। ही स्टार्टेड पॉलिटिक्स और जिसमें ख्वाब देखा। देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ, उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की। और आखिरी काम जो उन्होंने किया वो थी शायरी, ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। हाँ सही बात है, पोइट्री मतलब करना शुरू कर दी। तो ये 3 काम किए और फिर मर गए, ही डाइज। कहाँ मरे आपको पता है? लाहौर के अंदर ही, जावेद मंजिल यहाँ पे है जगह। आप में से किसी ने जावेद मंजिल ट्रेवल किया? इफ नॉट प्लीज डू गो ओवर देयर, अच्छी एक हिस्टोरिकल जगह है, इंफॉर्मेटिव चीज़ है लाहौर में, जामिया नईमिया के पास। अच्छा, अब अल्लामा इकबाल की जो किताबें हैं वो भी आपने पढ़ी होंगी सारी, अब वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में। आसान, वहाँ बैठ के क्लास ले लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी, बाने दरानी, बांगे दरा, जावेद नामा, शिकवा, बाले जबरील एटसेट्रा, उनकी पोएम्स के अलावा कोई किताब है? डज ही हैव अ बुक अदर देन पोएम्स? अली, ये बुक एग्जैक्टली ये बेसिकली एक उनकी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जो उनकी स्पीचेज हैं, जो सरमन्स हैं उनका। यस, नहीं ये थीसिस नहीं है अली इनका, ये उनका बेसिकली जो क्या कहते हैं, खुतबात का मजमुआ है, एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। शिकवा जवाब शिकवा भी है, ये सारी, ये शिकवा जवाब शिकवा पोइम्स हैं सारी, जो उनकी प्रोज में है, वो एक ही किताब है, एंड दैट इज कंपाइलेशन ऑफ हिज सरमन्स, जिसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। एनीवे, ये बेसिकली बायोग्राफी जी, मैं मजीद बात नहीं करूंगा इसके बाद। इसमें 2-3 चीजें, लाहौर से पढ़े, सियालकोट में पैदा हुए, जीसी से पढ़े, बीए एमए किया, जर्मनी से पीएचडी की, म्यूनिख से, ब्रिटेन से जाके बार एट लॉ किया, और फिर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की, शायरी की और प्रैक्टिस की जाके, और मर गए और किताबों के नाम आने चाहिए। ये 5-6 मेन चीजें। एनीवे, लेट्स मूव। उसकी थ्योरी पे सवाल क्या था? अच्छा, उनकी थ्योरी पे 2 तरह से सवाल आया हुआ है। एक है इज्तिहाद का सवाल, लेकिन मोस्टली उन पे सवाल आता है कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा।
पैन इस्लामिज्म, उम्मा का कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है। तो मैं उम्मा की बात ज्यादा करूंगा। जो दूसरा पॉइंट है इज्तिहाद वाला, वो इल्म इकबाल का कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, वो वही इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो उसके अंदर वही है इज्तिहाद। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद, मेरा ख्याल है आपने पढ़ा हुआ होगा इस्लामियात में, आप लोगों ने पढ़ो, खुद ही इसमें आ जाएगा, रिमशा इसी में खुद ही आ जाएगा। आपने इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस्लाम का इस्लामियात में? वो मोरलेस वही है, सारा वही है। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में जाएंगे तो 5वां चैप्टर भी है। अली, आई एग्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट टू। उम्मा जी, लेकिन उसको किरण लिंक करना है इल्म इकबाल से भी थोड़ा सा। हमने का जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद एंड उम्मा, ये वाला। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट। जी फाइजल। अच्छा, मैं कभी कभी बच्चों को कॉन्टेक्स्ट इतना लंबा कर देता हूँ इस लेक्चर में कि कॉन्टेक्स्ट ही थ्योरी बन जाती है। तो बाज़ मैं अगर लंबा कर जाऊँ बोलते बोलते तो मुझे आप टोक दीजिएगा, सर काफ़ी नहीं हो गया कॉन्टेक्स्ट, वरना थ्योरी भी इस उसको हम कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट करके थ्योरी लंबी कर दें, बात वही हो जाएगी। तो कॉन्टेक्स्ट में लिख दें या उसको थ्योरी में लिख दें, बात वही आ जाएगी। अच्छा, अब इल्म इकबाल ने थ्योरी ऑफ उम्मा क्यों दी, या इवन इत्तेहाद का कॉन्सेप्ट करेंगे तो वो भी क्यों दिया उन्होंने? लेट मी एक्सप्लेन क्योंकि ये थ्योरी क्यों है। आपको उम्मा का मतलब तो आता है ना? उम्मा का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, उम्मत, यस, वन नेशनहुड, यस, पैन इस्लामिज्म इसको कह सकते हैं, ये टर्म्स हम यूज करते हैं इसके लिए। ओके, लेट्स सी ऑन दिस वन। इब्न खल्दून, सॉरी कहाँ इब्न खल्दून, इल्लामा इकबाल की थ्योरी ऑफ उम्मा, यस, मुस्लिम ब्रदरहुड कह लें। मेरा समय आज 5वां लेक्चर है, मेरे भी दिमाग खत्म हो रहा है। इल्लामा इकबाल की जो थ्योरी ऑफ उम्मा है, इट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज लाइफ and stay in Europe. नहीं ज़ुल्फ़िकार नहीं, इल्लामा इकबाल्स theory of Ummah is influenced by his life and stay in Europe. अब ये मैंने आपको लिखवा दिया, अब मैं इसको ज़रा समझाता हूँ कैसे। जिस तरह बाकी थिंकर्स की अपनी लाइफ के हालात थे, इसके भी इनके भी हालात थे और उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा, आप सुनिएगा प्लीज, गौर सुनिएगा, ये जो कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा तो आपको थ्योरी समझ आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। कॉन्टेक्स्ट ही इनकी असल चीज है। इल्लामा इकबाल की थ्योरी कोई चीज नहीं है, वो सारा रट्टा कह लें जो भी कह लें, बट असल चीज कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, इसी सवाल को प्लीज सुनिएगा प्लीज, इसी कॉन्टेक्स्ट को, इसी पॉइंट को आप लिखेंगे। यहां पे हमारे पेपर 2 में इल्लामा इकबाल दोबारा है कोर्स में, देखा ये लिखती है उम्र नीचे। अच्छा, ये दोबारा आएगा पेपर 2 में, तो वहां भी इसी एंगल में आपने लिखना है। अगर सवाल आ जाए पाकिस्तान अफेयर्स में तो भी इसी एंगल में लिखना है। तो ये रिलेट करेगा आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के साथ। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट शुरू करने, अभी कॉन्टेक्स्ट शुरू करने लगा हूं, कॉन्टेक्स्ट करते हैं। अच्छा, होता इस तरह से है कि इल्लामा इकबाल जब इंडिया में थे, जब पैदा यहाँ सियालकोट में हुए, इंडिया में थे यहाँ पे, उस वक्त इंडिया चूंकि अलग नहीं था, हम एक थे, तो अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर उन्होंने सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा था? व्हाट ही स्टडीड यूनिवर्सिटी में जाके, इट वाज फिलॉसफी, यस। अच्छा, फिलॉसफी वेस्टर्न टीचर से पढ़ी, उनके अंग्रेज टीचर थे, मुझे तब नाम भी भूल गए, बचपन में हमने पढ़े थे, जो भी टीचर थे उनके, उन टीचर से वो पढ़ते रहे वहाँ सियालकोट में भी, और जब यहाँ कॉलेज में आए तो यहाँ भी कोई टीचर थे, गोरे थे, जिनसे वो पढ़ते रहे, आर्नल्ड और यस अली। अली, आपका नाम आर्नल्ड अली लगते थे सर, सर आर्नल्ड थे, और मतलब इस तरह से जो भी अंग्रेज टीचर थे, और फिलॉसफी पढ़ी उन्होंने। अच्छा, अब सुनिएगा प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इशू ये है कि वेस्टर्न जो लोग थे
जो टीचर हैं और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी है, अल्लामा इकबाल स्टडीड दैट इन एन अनडिवाइडेड इंडिया। और उसका इंपैक्ट ये पड़ा दैट जब अल्लामा इकबाल यहां पे थे, इंडिया में थे, तो ही वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न थॉट, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था अल्लामा इकबाल के। उन इन्फ्लुएंसेस में से एक इन्फ्लुएंस अल्लामा इकबाल पे था कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड का। अल्लामा इकबाल was influenced by, जी ये सारा लिखना है आपने, you have to write all of it. Allama Iqbal was influenced by the Western concepts, Western ideas, and in particular was the idea of nationhood. और ये वेस्ट से इन्फ्लुएंस होने की वजह क्या थी? टीचर्स सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी। अनपढ़ होते तो शायद इन्फ्लुएंस ना होता, अंग्रेज टीचर ना होते तो इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो अंग्रेज टीचरों से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी पढ़ा यहां से, और उनसे इन्फ्लुएंस हुए, तो उनके जो दिमाग में मीनिंग आए, कॉन्सेप्ट की टर्म्स के मीनिंग सेंस डेवलप हुए, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स। और उनमें से एक कॉन्सेप्ट था नेशनहुड का। वेस्ट में नेशनहुड का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम जाके पढ़ेंगे बाद में। प्रॉब्ली अगला लेक्चर अल्लामा इकबाल आज खत्म हो जाता है तो अगला लेक्चर इसी पे होगा, या अगला नहीं हुआ तो उससे अगला तो लाजमी होगा, बट मेरे ख्याल में अगला लेक्चर हम इसी पे रखेंगे। अच्छा जी जुल्फिकार, तो उन्होंने क्या किया वेस्ट, अच्छा किसी को आइडिया है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, वेस्टफिलियन कॉन्सेप्ट का आइडिया है किसी को? इफ समबडी हैज एन आइडिया तो प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा, एंडोर्स कीजिएगा। जी अली, ग्रेट। अच्छा, इशू ये है कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है स्टेट का या नेशन का, वो डिराइव होता है एक 1648 में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अच्छा, अब ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने लिखना नहीं है पेपर में यहां पे, लेकिन ये क्योंकि हम चीज एक लेक्चर के बाद दोबारा पढ़ेंगे, वहां लिखनी पड़ेगी, तो मैं यहीं एलेबोरेट कर देता हूं। मैं यहां एलेबोरेट करूंगा, लिखनी आनी है, लिखनी अपने अगली क्लास के अंदर। यस अली, एग्जैक्टली। नहीं मुस्तफा, ये और है, ये और नहीं, वुडरो विल्सन वाली नहीं है, ये हुई थी 1648 में। वुडरो विल्सन फायदा आया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, दरम्यान में सिर्फ 200-300 साल का फर्क है। अच्छा, नाउ वेस्टफेलिया, WEST ऊपर लिखा हुआ लोगों ने, वेस्टफेलिया। अच्छा, नाउ इस ट्रीटी में different European states got together, और एक एग्रीमेंट, सीरीज ऑफ एग्रीमेंट से, उनमें से एक एग्रीमेंट ये था that they defined the concept of nationhood. In this treaty, the concept of nationhood was defined. और वो क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये था कि all those people who live within the territory of the state, they are part of the one nation. जो आशा ने ऊपर लिखा, each has sovereignty over territory and domestic affairs. Yes, and all those people living within the territory, those people are having common same nation. Absolutely, Aisha. That Western concept of nationhood is टेरिटोरियल नेशनलिज्म। और ये टेरिटोरियल नेशनलिज्म होगा, नेशनलिज्म नेशनहुड होगी, लिंक करेगी टेरिटरी के साथ, और ये लिंक नहीं करेगी रिलीजन के साथ, ये लिंक नहीं करेगी सेक्ट के साथ, ये नहीं लिंक करेगी आपकी एथनिसिटी के साथ, ये किसी के साथ लिंक नहीं करेगी। इट विल ओनली लिंक विद द टेरिटरी। सो ऑल दोज पीपल लिविंग विद इन द टेरिटरी आर वन नेशन, irrespective of their religion, irrespective of ethnicity, irrespective of everything, कोई भी फर्क हो, बट टेरिटरी में रह रहे हैं तो एक नेशन है। यस अली, ट्रू, इट्स अ वंडरफुल बुक, वन ऑफ माय बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट बुक्स, हेनरी किसिंजर्स वर्ल्ड ऑर्डर, ट्रू। अच्छा,
अब मेरा आपसे सवाल है, अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखिएगा जरा प्लीज, आप जब अपने फॉर्म्स फिल करते हैं अपनी नेशनलिटी क्या लिखते हैं? व्हाट यू राइट इन योर नेशनलिटी? Pakistani. If somebody of you is Christian or from some other religion, if you are from other religions, what you write your nationality? It's still Pakistani. Even if you are a Jew or a Christian or whatever you are, you write Pakistani. इसका मतलब nationhood is common, and the only thing that common is not religion, not sect, not ethnicity, but territory. It's the territory that defines our nationhood. Zulfikar, absolutely. Allama Iqbal was so influenced by this idea that he wrote this concept. अब ये वैसे आया था कॉन्सेप्ट नेशनहुड का, उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं बुलबुलें इसकी, ये है गुलिस्तान हमारा। अब मेरा सवाल ये है, ये इसमें हमसे क्या मतलब है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हमारा क्या मतलब है? क्या मतलब वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये तमाम की बात कर रहे हैं? ऑल पीपल ऑफ इंडिया, एंड इज इररिस्पेक्टिव आप मुस्लिम हैं या नहीं हैं, तमाम इंडिया के लिए। इसको कहते हैं अल्लामा इकबाल was influenced by the concept of Western concept of nationhood, and therefore he believed in Indian nationalism. Indian nationalism means territorial nationalism. He had a faith in, he had a belief in the Indian nationalism. Is it secular or not? Yes, it is. It's a secular concept. आपकी nationhood की जो टर्म है, it is derived from the West, religion से लिंक नहीं है, it's only. अच्छा, यहां पे क्यों ये बिलीव था सेकुलरिज्म पे, ये इंडियन नेशनलिज्म पे क्यों बिलीव था? अंग्रेज टीचर थे, फिलॉसफी पढ़ रहे थे, तो ठीक था। अच्छा, फिर मसला ये हुआ कि चले गए यूरोप। ही वेंट टू यूरोप। व्हेन ही वेंट टू यूरोप, तो वहां जाके अब वेस्टर्न आइडियाज को पढ़ा था, वहां जाके वेस्टर्न आइडियाज को देखा। ही हैड सीन, ही हैड ऑब्जर्व्ड द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे कोई बताएगा वहां जाके उनका पीएचडी डिसर्टेशन थी किस पे? व्हाट वाज हिज फील्ड ऑफ स्टडी इन फिलॉसफी इन यूरोप? फिलॉसफी में क्या था? डिसर्टेशन क्या थी? मेटाफिजिक्स डिटेल को बताएगा? उनका एग्जैक्ट टाइटल था जी द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। यस, मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, हमजा। अच्छा, मेटाफिजिक्स किसे कहते हैं? मेटाफिजिक्स मीन्स समथिंग दैट इज बियॉन्ड फिजिक्स, समथिंग बियॉन्ड मटीरियल, not necessarily mysticism, Saad Rahman. It can be इसकी अब anything that is beyond। अब मिसाल देता हूँ छोटी सी साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप जिसको आप सुपरस्टिशन कहते हैं, वो भी मेटाफिजिक्स में आता है। स्टडी बिंग ऐसा ही है। सुपरस्टिशंस, वहम, मंगल को ये नहीं करना, काली बिल्ली वाली चीजें, यू नो, सुपरस्टिशंस है सब। the non-physical things, non-physical। अच्छा, इसी तरीके से आप सुपर नेचुरलिज्म के अलावा जब आप सुपर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जिन्नात की, परियों की, फरिश्तों की, दैट काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ द मेटाफिजिक्स। और तीसरी चीज आती है जो साथ आपने लिखा, स्पिरिचुअलिज्म और मिस्टिसिज्म, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द मेटाफिजिक्स। यस, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, हरीम, एग्जैक्टली। गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। नाउ he was studying, अब मेटाफिजिक्स का मतलब तमाम एब्स्ट्रैक्ट चीजें हो सकती हैं, सुपरनैचुरलिज्म, नोशंस ऑफ गुड एंड बैड, वैल्यूज, मिस्टिसिज्म, ये सारी। इन सारों में अल्लामा इकबाल was working on the development of Islamic mysticism in Persia। टाइटल था
development of metaphysics in Persia, and within that, he was interested in the Islamic mysticism in Russia, in Persia. Sorry. पर्शिया का मतलब पता है ना? It means ईरान. ईरान में इस्लामिक स्पिरिचुअलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई, ये उनका बेसिक टाइटल था. अब यहां पे थे, वेस्ट को पढ़ते रहे और वेस्ट वालों से पढ़ते रहे. वहां गए, अब वेस्ट वालों के साथ रह रहे हैं और पढ़ किसको रहे हैं? व्हाट इज ही स्टडीइंग? इस्लाम. पर्शिया भी और इस्लाम भी. इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम में कॉन्सेप्ट क्या है अब सुपरनैचुरल का, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टिसिज्म क्या है, इस्लाम की हिस्ट्री क्या है. ही स्टार्टेड, यहां पे रह के वेस्ट को पढ़ते रहे, वेस्ट में रह के इस्लाम को पढ़ते रहे. When he studied Islam in the West and he observed the Western societies, he came to a conclusion that Islam is an entirely different set of way of life. Islam provides an entire different world of ideas. Islam is a parallel universe from the West. The Western civilization, the Western culture, the Western development has been distinctively different from the Islamic values, Islamic models of development, Islamic polity. Everything in Islam is entirely different from the West. इसीलिए उन्होंने एक शेर लिखा, एक जो आपने यकीनन सुना होगा, अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वामे मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब कौम रसूल हाशमी. ऐसा ही है, अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वामे मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब कौम रसूल हाशमी. जी जी लिख सकते हैं, आसमान लिखना है आप लोगों को. अगर नहीं याद होती जुल्फ़िकार तो ना करें. वैसे मेरे ख्याल में तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान शेर है, करना चाहिए आपको पेपर में. उर्दू में लिखें. अब और क्या मुस्तफ़ा, मेरा आपसे सवाल यह कि ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में, जरा करें ट्रांसलेशन बस इसकी. ट्रांसलेशन करें जरा इसकी, या रोमन में लिखना है? उर्दू में लिखेंगे और ऑप्शन कोई नहीं आपके पास. अब ट्रांसलेशन ना करिएगा गलती कर भी प्लीज़, वो बहुत गलत हो जानी है. नहीं साथ प्लीज, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रोमन में बिल्कुल नहीं लिखें. अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वामे मग़रिब से ना कर, खास है तरकीब कौम रसूल हाशमी. मतलब यह है, इस्लाम इज अ डिस्टिंक्टिव रिलीजन, यू कांट कंपेयर इट विद द वेस्ट. अली नहीं लिखा जी, शायद इस शेर में कहता है जी. ये बात समझ आ रही है जी. तो अल्लामा इक़बाल ने we are not analogous to West. Absolutely, we are incomparable. Islam is entirely different one. मैं शेर रिपीट करूँगा, फिर कोई लिख दे यार अपने से उर्दू में. उर्दू आप लोगों की अच्छी होगी यहाँ पे, ताकि सबको आसानी हो जाए. अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वामे मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब कौम रसूल हाशमी. ये उनको ख्याल कैसे आया? When he studied Islam and he observed the Western society. Therefore, when he returned, so he had entirely different understanding of different concepts. उनका तमाम जो कॉन्सेप्ट्स थे, उन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, that changed, that completely changed. Thank you Hassan for sharing. Thank you for sharing. अच्छा, पॉइंट प्लीज गौर से सुनिएगा. अब मेरा सवाल यह है आपसे कि अगर अल्लामा इकबाल यूरोप ना जाते या यूरोप जाके इस्लाम को ना पढ़ते, तो क्या उनका कॉन्सेप्ट चेंज होता? नेवर. इट वुड हैव नेवर चेंज्ड. तो जब वापस आए और उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हुआ, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ही चेंज हुआ, तो उस चेंज में एक चेंज ये भी आई कि उनका कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड भी चेंज हो गया. हिज थिंकिंग वाज चेंज्ड एंड देयरफॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड चेंज्ड.
from territorial nationalism, he believed that Islam is not a religion that can be confined to and whose loyalty can be confined to the territories. Islam is a universal religion and it creates universal relations. And he said, Islam mein jo concept of nation hota hai, it transcends the territory, and he developed the concept of Islamic nationalism or Muslim nationalism. The nationalism in Islam, the nationalism of Muslims is different from the Western concept of territorial nationalism. And what is that concept of Islamic nationalism? This is called Ummah. So Ummah is the Islamic concept of nationalism, which is different from the Western concept of nationalism. And the reason why he gave this theory was he studied Islam while living in Europe. This is the main context. I hope you got this idea. जी अली मैं खुद बस करूंगा जी. आई वुड एंड ओवर हियर बिकॉज अब उसकी थ्योरी शुरू करेंगे तो वो लंबी हो जाएगी, वो दरमियान में फिर हमारे 5 मिनट में खत्म होनी नहीं है. इसको लेकर हम शुरू करेंगे, फिर इसको लिंक करेंगे. अब चूंकि पेपर भी तो भरना होता है, फिर उम्मा की थ्योरी है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लिंक फिर हम बताएंगे मर्द मोमिन के साथ, इसका लिंक बनेंगे खुदी के साथ, ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह. दिमाग की दही आपकी कैसे बनी है? बोल बोल के मैं और दिमाग की दही आपकी बन गई है. शेर के बाद जो मैंने रिपीट बताया था, शेर के बाद मैंने शेर की तशरीह बताई थी. ज़्यादा गुड ट्रांसलेशन बट इट वोंट वर्क आउट. His concept changed from territorial nationalism to Islamic nationalism. His concept changed that way. Ji Umar, when he returned from Europe, his concepts about his social, political and other religious concepts have changed. Or one of the change was change in his concept of nationhood. उसके नजदीक यूरोप जाने से पहले नेशनहुड का मतलब था टेरिटोरियल नेशनलिज्म, बट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम यूरोप इट चेंज टू इस्लामिक नेशनलिज्म. दैट इज उम्मा. जी इनकी शायरी में, इनकी थ्योरी में शेर ऐड करने हैं, अरबिक में, उर्दू में, जो भी है. ऑलवेज वेलकम मीर हमजा. अब ईमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह लूँ इसकी मैंने नहीं दी. एग्जैक्टली आसान पंजाबी में यही मतलब है. नहीं, मैं इस्लामियात की बात नहीं कर रहा आयशा, मैं तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिर्फ अल्लामा इकबाल की बात कर रहा हूँ. पूरी पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ अल्लामा इकबाल की आइडिया में आप लिख सकते हैं. ओके, मैं कह आपको मैं कैसे दूं, कान में बोलूं आपको? लेकिन मेरा ईमेल गूगल करेंगे, मेरा नाम आपको मिल जाएगा. ईमेल गूगल करें, मेरा आ जाएगा ईमेल एड्रेस, सीवी भी आ जाएगी. मोर आयर मार्क्स. जी आयशा शेयर करें प्लीज, हम वैसे भी वेले बैठे हैं, आज यही करना है. मेरा इसलिए चेंज हो गया बिकॉज इसलिए कॉन्सेप्ट चेंज हो गया बिकॉज ही स्टडीड इस्लाम. उससे पहले इस्लाम को पढ़ा नहीं था उन्होंने. आयशा ना शेयर करें प्लीज. नहीं आयशा, मैं पॉपुलर नहीं हूं, मेरा उसमें पंजाबी